नमस्कार। मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ सीडीपी अर्थात बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का एक अध्याय 2 लेकर, जिसका नाम है विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसको हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे, इसके सभी बिंदुओं को। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ फाइल के रूप में चाहिए, मेरे हाथ द्वारा बने गए, तो आप मुझे इस वीडियो के अंत में जो मैं आपको मैसेज एक नंबर दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और चैप्टर 2 नोट्स। वो मैसेज मैं आपको मिलते ही आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, ये अध्याय का नाम है। इस अध्याय में जो प्रमुख बिंदुओं को हम जो कवर करेंगे, समझेंगे, वो बिंदु हैं विकास का अर्थ, परिभाषाएं, विकास के आयाम, विकास की विशेषताएं, वृद्धि और विकास में संबंध, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, अधिगम और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान अधिगम इत्यादि हम बिंदुओं को कवर करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे और विकास के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के जो कथन होते हैं उनकी भी हम बात इसमें करेंगे। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विकास क्या होता है। देखिए, विकास के संबंध में आपने कई सारी परिभाषाएं देखी होंगी। यहाँ मैं आपको 2 से 3 परिभाषाएं बताऊंगा जो बहुत ही सटीक और सिंपल हैं। जिसमें पहली परिभाषा है कि जीवन में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला, जीवन में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। यानी कि कोई भी बालक है और उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और वो परिवर्तन कैसे हैं? प्रगतिशील हैं। देखिएगा, परिवर्तन हमेशा प्रगतिशील हो जरूरी नहीं है। एक छोटा बालक है और वो कुछ बुरी आदतें सीख रहा है, तो क्या वो प्रगतिशील परिवर्तन हो जाएंगे? अगर वो अच्छी बातें सीखेगा, उसके शरीर में सही चेंजेस होंगे, उसकी लंबाई बढ़े, उसका भार बढ़े, वो स्वस्थ शरीर उसका रहे, तो ये परिवर्तन प्रगतिशील कहलाते हैं। तो जीवन में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। ये पहली परिभाषा थी। देखिएगा, दूसरी परिभाषा की अगर बात करें तो दूसरी परिभाषा आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है, परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप, परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो देखिएगा, समझते हैं इस परिभाषा को। बहुत अच्छी परिभाषा है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, अब उस काम में आप नए हैं और जब आप उसे प्रारंभ में करेंगे तो काम आपसे बहुत अच्छे से नहीं होगा। या वो भाषा हो सकती है, समाज में आपका व्यवहार हो सकता है, आप कोई भी शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं, खेल में, भाग दौड़ में, या कुकिंग कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की गतिविधि में आप प्रारंभ में बहुत अच्छे नहीं होते, फिर आप उसे बार बार दोहराते हैं तो आपको अनुभव होने लगता है। अनुभव के एक समय के बाद आप उस गतिविधि में परिपक्व हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं आपका विकास हो गया है। मान लीजिए कि अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं और भाषा आपको नहीं आती, तो प्रारंभ में आपको भाषा सिखाई जाएगी, धीरे धीरे आप उस भाषा का अनुभव करेंगे, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे और एक समय ऐसा आएगा उस भाषा में आप मैच्योर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपका विकास हो गया, आपको एक और भाषा आ गई। या आप कोई काम सीखना चाहते हैं, सपोज करिए कि आप कुकिंग सीखना चाहते हैं और कुकिंग आपको बिल्कुल नहीं आती और आप धीरे धीरे कुकिंग सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ रहा है। एक समय के बाद आप क्या होता है कि कुकिंग में आप परिपक्व हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं आपका विकास हो गया, आपके अंदर एक नया गुण आ गया कि आप कुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन अपने आप में बिल्कुल सही है कि परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला को विकास कहते हैं। तो यहाँ हमने 2 परिभाषाओं के माध्यम से समझा कि विकास क्या होता है। देखिएगा, आगे बात करते हैं, विकास के विभिन्न आयाम की बात करते हैं। आयाम का मेरा मतलब है कि मानव के व्यक्तित्व के कई सारे पहलू होते हैं और हर पहलू का विकास अलग अलग होता है। तो देखेंगे, सबसे पहला आयाम होता है शारीरिक विकास। किसी भी मानव या बालक का विकास के पहलुओं में या आयाम में सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका आता है? शारीरिक विकास का आता है। बालक जब गर्भावस्था में होता है तभी सबसे पहले उसके शरीर का विकास होना शुरू होता है। तो विकास का पहला आयाम शारीरिक विकास। आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा आयाम मानसिक विकास। देख रहे होंगे आप, छोटा बालक है, बुद्धि उसकी धीरे धीरे विकसित होती है, वो अपनी समस्याओं खुद सुलझाने लगता है, तो हम कह सकते हैं उसका मानसिक विकास होने लगा है। तो विकास का दूसरा पहलू मानसिक विकास। तीसरा पहलू भाषाई विकास। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो सिर्फ रोना जानते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ वर्णों को बोलते हैं, फिर कुछ शब्दों को बोलना सीखते हैं, फिर कुछ वाक्यों को बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है और उनकी भाषा पर नियंत्रण अच्छा हो जाता है, तो इसे भाषाई विकास कहते हैं। इसी तरह सामाजिक विकास, आपने देखा होगा कि जब एक शिशु का जन्म होता है तो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता
और उसका समाज सबसे पहले उसकी माँ के साथ इंटरेक्शन के साथ शुरू होता है। धीरे धीरे माँ के साथ वो अपने परिवार के और लोगों को जानने लगता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बाल्यावस्था में आता है, तब वो अपने आसपास पड़ोस के लोगों को जानने लगता है। फिर और बड़ा होता है किशोरावस्था में, तो वो स्कूल कॉलेज में उसके दोस्त बन जाते हैं। इसका मतलब है कि उसकी सामाजिकता धीरे धीरे विकसित, उसके समाज का दायरा बढ़ रहा है, तो इसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। अगले विकास की बात करें, संवेगात्मक विकास। देखिएगा, संवेग कहते हैं इमोशन से, भावनाओं से। और संवेग आपके दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो देखिएगा, जब छोटा बच्चा होता है, जब सकारात्मक संवेग की अगर मैं बात करूं, तो आप किसी से प्रेम करते हैं, आप किसी से स्नेह करते हैं, तो ये आपका सकारात्मक संवेग हो गया। आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, आप किसी से घृणा कर रहे हैं, नकारात्मक संवेग हो गया। जब बालक छोटा होता है, संवेग उसके अंदर सारे होते हैं जो बड़े पे होते हैं, लेकिन छोटे बालकों का संवेगों पर नियंत्रण अच्छा नहीं होता। कैसे? छोटे बालक गुस्सा आएगा तो ज़मीन पर लौट जाएगा, चीज़ें फेंकेगा। खुश हो जाएगा तो बहुत बहुत जल्दी अपनी खुशी का इजहार करेगा। लेकिन जैसे जैसे बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसका संवेगों पर नियंत्रण होने लगता है। तो इसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो भाषा के विकास के आयामों में हमने समझा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, और अगला है मनोगत्यात्मक विकास। इसको कहते हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक होता है गत्यात्मक विकास। जैसे मैं अपना हाथ ये मूव कर रहा हूँ, तो ये मेरा गत्यात्मक विकास है। मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये मेरा गत्यात्मक विकास है। लेकिन मेरे मोटर डेवलपमेंट में, मतलब जिन क्रियाकलापों में मेरे शारीरिक गति की आवश्यकता होती है, कुछ बारीक काम ऐसे होते हैं जहां उन कामों को करते समय मुझे उन कामों को अपने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये मेरा मनोगत्यात्मक साइकोमोटर स्किल है। मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, अब ड्राइविंग करते समय ऐसा तो है नहीं कि मैं कैसे भी उसके स्टीयरिंग घुमा दूंगा। मैं इसको स्टीयरिंग को उतना ही मूव करूंगा जितना गाड़ी ठीक से सड़क पर चलती रहे। या मैं बाइक चला रहा हूं, या मैं बॉल फेंक रहा हूं, अगर मैं अपने बॉल फेंकते समय अपने हाथ को अपने माइंड से कंट्रोल नहीं करूंगा एक्टिवली, तो मेरी गेंद उल्टी सीधी कहीं भी जा सकती है, वाइड बॉल हो सकती है, हो सकता है बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल जाए। तो इन सब गतिविधियों को मनोगत्यात्मक विकास कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रारंभ में बालक अपना पूरा हाथ पैर चलाता है पूरी तरह से। अगर आप उससे कहें गिलास पकड़ने को, तो पूरा गिलास पकड़ लेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका साइकोमोटर डेवलपमेंट होने लगता है, तो फिर गिलास को अच्छे से पकड़ने लगता है, पेन को ऐसे पकड़ने लगता है। तो इसे कहते हैं मनोगत्यात्मक विकास। ठीक है ना? तो ये विकास का एक और पहलू था। इसके अलावा एक विकास आपका आता है नैतिक विकास। नैतिकता आप जानते ही हैं, समाज के वे नियम जो समाज में स्वीकार हों, समाज उन्हें मान्यता प्रदान करता हो, उनको नैतिकता कहते हैं। और बालक जैसे जैसे धीरे धीरे आप बड़ा होता जाता है, तो उसका नैतिक विकास होता जाता है। नैतिक विकास के संबंध में हम अध्याय 6 में कोहेलबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, लेकिन नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए कोहेलबर्ग जाने जाती है, तो उसकी बात हम अध्याय 6 में करेंगे। तो आपने देखा विकास की परिभाषाएं और विकास के आयाम के किन किन पहलुओं के विकास होते हैं। अब बात करते हैं विकास की विशेषताओं की। तो सबसे पहली विशेषता आपके सामने है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है कि बालक जैसे ही माँ के गर्भ में आता है, तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उसका विकास निरंतर चलता रहता है। एक और विशेषता विकास की है, वो स्टेटमेंट किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक ने, आपने अवश्य के बारे में पढ़ा होगा। हम अपने CDP की तीसरी यूनिट में इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। स्किनर ने कहा है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत इसका मतलब है कॉन्टिन्यूस, लगातार। और कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है, यानी कि विकास धीरे धीरे होता है, बहुत तेजी से नहीं होता। ये स्टेटमेंट किसका है? स्किनर का। और यही विकास की एक विशेषता है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, विकास बहुआयामी होता है तथा सभी विकासात्मक परिवर्तन परस्पर संबंधित होते हैं। तो समझते हैं इसको कि विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब विकास के बहुत सारे आयाम होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया कि विकास का अलग अलग आयाम है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास। हम बालक का विकास एक शब्द में कह सकते हैं, लेकिन जब हम उसको डिटेल में डिफाइन करेंगे तो देखेंगे उसके विकास के भी अलग अलग आयाम होते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, और उसके सभी विकास के जो जितने परिवर्तन हैं वो आपस में क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। विकास के सभी परिवर्तन आपस में संबंधित हैं। कैसे संबंधित हैं? मान लीजिए किसी बालक का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, तो क्या उसकी बुद्धि का विकास अच्छे से होगा? क्या उसकी सामाजिकता अच्छी होगी? मान लीजिए किसी बच्चे का अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, वो बहुत जल्दी गुस्सा कर देता है, या
बहुत बहुत हमेशा सबसे घृणा करता है, तो क्या उसकी सामाजिकता अच्छी हो पाएगी? यानी कि उसके संवेकों का विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसकी सामाजिकता का विकास भी नहीं हुआ। उसके शरीर का विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसके बाकी सारे विकासों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी, वो लोगों ज़्यादा घुल मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे विकास की जो विशेषता है कि विकास बहुआयामी है और विकास के सभी परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित हैं। विकास के किसी एक आयाम में अगर परिवर्तन नकारात्मक होता है तो वो अन्य विकास के आयामों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, और किसी आयाम में अच्छा विकास हो रहा है तो बाकी के सभी आयामों को वो अच्छे रूप में या धनात्मक रूप में प्रभावित करेगा। बात करते हैं अगली विशेषता की। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप देखिएगा कि बालक का व्यवहार प्रारंभ में सामान्य होता है और धीरे धीरे उसके व्यवहार में जटिलता आना शुरू हो जाती है। या मानव के शरीर में आप देखेंगे कि शरीर एक सामान्य अवस्था में होता है, धीरे धीरे जब मानव विकास अगले चरण में पहुंचता है तो उसके शरीर की जटिलता भी बढ़ने शुरू हो जाती है। तो विकास सरल से जटिल की ओर चलता है। और दूसरा पॉइंट इसमें यही है कि विकास सरल से जटिल की ओर चलता है और दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो बालक का जो व्यवहार है वो प्रारंभ में सामान्य व्यवहार होता है। सभी बालक एक सर होते हैं, एक साथ सीखते चल जाते हैं, हाथ पैर मारते, उनका व्यवहार सबका एक सा होता है। अगर आप 10-5 नवजात शिशुओं को देखें तो उन नवजात शिशुओं में सभी के व्यवहार एक से होंगे, सभी रो रहे होंगे, एक से रो रहे होंगे। आपको रोने की आवाज़ से कोई खास पता नहीं लगेगा कि कौन सा बालक रो रहा है। या सभी हाथ पर फेंक रहे होंगे तो आपको सब में एक सा पैटर्न दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होगा तो उसकी हर गतिविधि विशिष्ट होना शुरू हो जाएगी। आपका सपोज करिए आपके घर में कोई बालक है, जब वो छोटा था तो आप उसकी आवाज़ वैसे ही समझ जैसे पड़ोस में भी एक बच्चा था और आपके यहाँ भी छोटा सा बच्चा था, शैशवावस्था में दोनों की क्रियाकलाप लगभग एक से थे। लेकिन अब वो बालक थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आप दोनों के रोने से, दोनों की बात करने के तरीके से आप पहचान जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या है कि विकास सामान्य से किधर जा रहा है? विशिष्ट की ओर। यानी कि बालक का व्यवहार प्रारंभ में सामान्य होता है और बाद में धीरे धीरे विशिष्ट होना शुरू हो जाता है। अगली बात करते हैं, यहाँ पॉइंट ई बहुत इंपॉर्टेंट है, विकास की योग्यता। कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, सीटेट 2016 या 17 का ये मैंने किसी पेपर में देखा था कि विकास समझने योग्य पहलू है। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, विकास की जब भी बात करते हैं, अब कोई बालक मेरे सामने आया और वो बालक मुझसे 6 महीने पहले मिला था और मैंने जब उससे 6 महीने पहले बात की थी तो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, और 6 महीने बाद अब वो बहुत ज़्यादा बातूनी हो गया, बहुत ज़्यादा बातें करना सीख गया है। तो क्या मैं देख के बता दूंगा उसको कि ये इसका भाषा का विकास हो गया? नहीं ना, मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे समझना होगा कि इसकी भाषा पहले से अच्छी हो गई है। तो विकास कैसा पहलू हो गया? समझने योग्य पहलू हो गया। हो सकता है विकास के कुछ आयाम मैं देख के समझ जाऊं, जैसे कोई बालक मुझे मिला, 6 महीने उसकी हाइट बढ़ गई तो मैं देखूंगा इसका शारीरिक विकास हो गया, या उसका वजन बढ़ गया, मैं कहूँगा इसका थोड़ा सा भार बढ़ गया है। लेकिन उसके ज़्यादातर चीज़ों को, या उसकी समस्या समाधान की शक्ति को, उसकी सामाजिकता को कि पहले इसके दोस्त कम थे अब थोड़े बढ़ गए हैं, उसकी नैतिकता को, उसके संवेगों पर नियंत्रण को, ये तो मैं उसको समझना पड़ेगा। उसके साथ मुझे देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से पहले बिहेव करता था, व्यवहार किस प्रकार था इस क्षेत्र में, अब कैसा व्यवहार है। तो विकास एक समझने योग्य पहलू है। हम समझ के विकास को पता लगा सकते हैं कि बालक का विकास हो रहा है या नहीं। तो ये आपके सामने विकास की कुछ विशेषताएं रहीं। अब देखिएगा, यहाँ पे एक और विशेषता है, एक मनोवैज्ञानिक है वाइगोट्स्की, इनका पूरा नाम है लेव वाइगोट्स्की। इनके संबंध में आप सामाजिक सीखने का सिद्धांत आप पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, और बाद में यूनिट 3 में भी इनकी कुछ थ्योरी हैं। इन्होंने बाल विकास में समाज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनका कहना था कि बालक का विकास समाज से अंत्यक्रिया के बाद होता है, अर्थात बालक जितना भी सीखता है वो कहाँ सीखता है? समाज से सीखता है। तो विकास की विशेषता में उन्होंने एक बात कही है कि बाल विकास सामाजिक अनुक्रिया का एक भाग है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक अनुक्रिया का मतलब है कि जब बालक अपने समाज के साथ इंटरेक्शन करता है तब उसका विकास आगे बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? वाइगोट्स्की का है। ध्यान रखिएगा, ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, वो सब वही चीज़ें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और बार बार एग्जाम में आती हैं। इसके अलावा मेरे नोट्स आपको यहाँ से थोड़े से आपको विस्तृत मिलेंगे, उसमें मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया है। मैंने अपने नोट्स पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के आधार पर उनका एक प्रॉपर विश्लेषण करने के बाद तैयार किए हैं।
आसानी से आपके क्वेश्चंस सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरे द्वारा भेजे गए नोट्स को आप बहुत बेहतर होगा कि प्रिंट आउट करने के बजाय अपने हाथ से लिख लें, क्योंकि जब अपने हाथ से लिखेंगे तो आपका एक एक्स्ट्रा रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे विकास की अवस्थाओं की। तो देखिएगा, भारत के जो विद्वान हैं, भारतीय मनीषियों ने विकास की 7 अवस्थाएं बताई हैं। इन 7 अवस्थाओं में शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से हमें केवल 3 का अध्ययन करना है। शैशवावस्था का अध्ययन करना है, बाल्यावस्था का अध्ययन करना है और हमें किशोरावस्था का अध्ययन करना है। हमें इन 3 अवस्थाओं में ये देखना है कि इन 3 अवस्थाओं के दौरान बालक कैसे सीखता है और बालक का विकास किस प्रकार से होता है। लेकिन कुल अवस्थाएं जो बताई गई हैं वो 7 है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। गर्भावस्था का मतलब है कि जब बालक अपनी माँ के गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद बालक का जब जन्म होता है, उसके बीच की जो अवस्था है उसे गर्भावस्था कहा जाता है। अर्थात गर्भ धारण करने से लेकर जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहा जाता है। दूसरी अवस्था शैशवावस्था। जैसे बालक का जन्म होता है तो बालक जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक शिशु कहलाता है और उसकी यह अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था की बात करें तो बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को कॉमनली 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच बांटा जाता है। लेकिन बाल्यावस्था को शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। देखिएगा, इन सभी अवस्थाओं की जो पहली 3 अवस्था, पहली एक को छोड़ने के बाद 2, 3 और 4 यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनकी विशेषताओं की, इनमें बालक कैसे सीखता है इसकी हम बाद में बात करेंगे। केवल हम अभी यहाँ ये देख रहे हैं कि कितनी अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी बाल्यावस्था जिसके 2 भाग, पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था जिसके 2 भाग, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, चौथी अवस्था की बात करें तो किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथी अवस्था की बात करेंगे युवावस्था, 18 वर्ष से, अब देखिएगा यहाँ मैंने लिखा हुआ है 25-30 वर्ष तक। तो आप यहाँ देखेंगे कि कुछ बुक्स में या कुछ शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार ये अवस्था 18 से 25 तक होती है, कुछ की 25 से 30 तक होती है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो 18 से 25 का ऑप्शन होगा या 18 से 30 का ऑप्शन होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। 18 से 25, 18 से 30, तो आपको समस्या नहीं आएगी। इसके बाद अगली अवस्था है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 25 और 30 वर्ष से शुरू होकर, अगर 25 से शुरू हुई है तो 60 तक, या 30 से शुरू हुई है तो 60 तक, और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं। तो अभी आपने समझा कि विकास क्या है, विकास के कौन कौन से आयाम हैं, विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। और मैंने आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से विकास की केवल 3 अवस्थाओं का हम अध्ययन करना, जिसमें शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। हमारा पूरा अध्ययन इन 3 अवस्थाओं पर आधारित है। आगे बात करते हैं, आपने 2 शब्द सुने होंगे, वृद्धि और विकास। नॉर्मली वृद्धि और विकास को एक ही अर्थों में ले लिया जाता है कि वृद्धि विकास लगभग एक से शब्द हैं, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से इन दोनों में बहुत एक प्रॉपर अंतर है और इसको समझते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार यहाँ से आपका सवाल आ जाता है। तो देखिए, वृद्धि जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो देखिएगा, वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ है कि बालक के व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन जिनका कोई ना कोई न्यूमेरिकल मान हो, जिनका कोई ना कोई न्यूमेरिक, कोई सांख्यिक मान हो। जैसे बालक की लंबाई बढ़ रही, तो मैंने कहा इस बालक की लंबाई 2 इंच बढ़ गई है, यानी कि 2 इंच मैंने उसके परिवर्तन को माप लिया, संख्या के रूप में लिख दिया। मैंने कहा बालक का भार बढ़ रहा है, बालक पहले 30 किलो का था, बालक 32 किलो का, यानी कि उसके भार में 2 किलो की वृद्धि हुई। इसका मतलब है मैंने उसके व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन को मापा और उसको संख्यात्मक मान दे दिया। तो इसे हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। कि वृद्धि अर्थात बालक के व्यक्तित्व में परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे लंबाई, भार इत्यादि में वृद्धि, इसको वृद्धि कहा जाता है। वहीं विकास की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, विकास के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन जो परिमाणात्मक हैं, अर्थात जिनका संख्यात्मक मान है, वो तो आएंगे ही, लेकिन ऐसे परिवर्तन भी जो कैसे कहलाते हैं, व्यावहारिक परिवर्तन। कैसे, अगर बालक की लंबाई बढ़ रही है तो मैं कहूँगा वृद्धि हो रही है,
मैं कह सकता हूँ विकास भी हो रहा है, क्योंकि लंबाई बढ़ने का मतलब क्या है, शारीरिक विकास का हो जाना। लेकिन अगर बालक की सामाजिकता बढ़ रही है, बालक की नैतिकता में सुधार हो रहा है, बालक का संज्ञानात्मक शक्ति बढ़ रही है, अर्थात वो अपनी समस्याओं को स्वतः ही सुलझा लेता है, उसकी भाषा पे नियंत्रण बढ़ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, विकास हो रहा है। क्योंकि विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिनका संख्यात्मक मान हो, और ऐसे परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है जिनका व्यवहारात्मक मान हो, जिनको हम माप नहीं सकते। अब मान लीजिए कोई बच्चे की भाषा अच्छी हो गई, आज बच्चा मुझे मिला, उसके बाद वो 1 साल बाद मिला, अब उसकी भाषा पहले से अच्छी है, वो अच्छे शब्द बोलता है, अच्छी तरह से वाक्य बोलने लगा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसकी भाषा इतने इंच बढ़ गई है? नहीं बोल सकता ना। यानी कि भाषाई विकास का कोई संख्यात्मक मान नहीं हो सकता। यानी कि भाषा के विकास को हम व्यवहारिक परिवर्तन कह सकते हैं। तो विकास के अंतर्गत परिमाणात्मक परिवर्तन और साथ ही साथ व्यवहारिक परिवर्तनों दोनों को शामिल किया जाता है, अर्थात वृद्धि भी विकास का ही एक भाग हो गई। वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं विकास हो रहा है, सही बात है। लेकिन अगर विकास हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो रही हो सकता है वृद्धि हो रही हो। अगर मैं कहूँ बालक का विकास हो रहा है, तो आपने पूछा कौन सा, मैंने कहा शारीरिक विकास, उसकी लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब वृद्धि भी हो रही है। लेकिन मैंने कहा आपसे बच्चे का विकास हो रहा है, आपने पूछा क्या विकसित हो रहा है, मैंने कहा उसकी भाषा समृद्ध हो रही है, तो आप कहेंगे वृद्धि तो नहीं हो रही ना। यानी कि अगर वृद्धि हो रही है तो विकास तो हो ही रहा है। लेकिन अगर विकास हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो रही हो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा परिवर्तन हो रहा हो जिसका कोई भी संख्यात्मक मान न होता हो। तो देखिएगा, वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तनों को कहा जाता है और विकास परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों को भी कहा जाता है, जैसे मानसिक, संवेगात्मक आदि। दूसरे पॉइंट की बात करें, वृद्धि सीमित प्रक्रिया है। वृद्धि सीमित प्रक्रिया, एक समय के बाद वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन विकास कैसी प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है। यानी कि विकास के बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, आप बहुत सारी चीज़ों का विकास कर सकते हैं और हमेशा आप जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है। वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, आपकी रुक जाती है। और वृद्धि विकास प्रक्रिया का ही एक भाग है। मैंने जैसा आपको बताया कि वृद्धि हो रही है तो विकास हो रहा है, लेकिन अगर विकास हो रहा है तो आवश्यक नहीं कि वृद्धि हो रही हो। वृद्धि परिपक्व होने पर रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि अब छोटा बालक है, अभी उसका शरीर का हाइट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद जब अपनी एक युवावस्था में आ जाएगा, किशोरावस्था कंप्लीट होने के बाद, तो उसके शरीर में ऐसे परिवर्तन क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो वृद्धि एक समय के बाद, अर्थात मैच्योर, परिपक्व होने के बाद, हमारे यहाँ माना जाता है 18 के बाद बालक मैच्योर हो जाता है, तो किशोरावस्था को पार करने के बाद बालक परिपक्व हो जाता है, तो वृद्धि उसकी सामान्यतः रुक जाती है। लेकिन विकास कब चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि आप जब तक इस जीवन को जिएंगे, आपकी जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक आपका विकास होता रहेगा। वृद्धि होने पर भी विकास होता है, सही बात है, वृद्धि हो रही है तो विकास हो रहा है, परंतु विकास होने पर यह आवश्यक नहीं कि वृद्धि भी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास होने पर हो सकता है वृद्धि भी हो रही हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि विकास होने पर वृद्धि भी हो रही हो। तो आपने देखा पहला सेक्शन जहां हमने विकास की परिभाषाओं की बात की, विकास की विशेषताओं की बात की, कुछ हमने विकास की अवस्थाओं की बात की, और उसके बाद हमने देखा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अब हम इस अध्याय के दूसरे सेक्शन में चलेंगे जहां हम अधिगम की बात करेंगे और विभिन्न अवस्थाओं के बीच अधिगम कैसे होता है। चलिए, तो अब हम अपने इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन में चलते हैं जहां हम बात करेंगे अधिगम की। पहले पोर्शन में हमने विकास की बात की, विकास का अर्थ, विकास की परिभाषाएं, विकास की विशेषताएं, विकास के आयाम। अब हम बात करते हैं अधिगम की। तो देखिएगा, अधिगम अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और मनुष्य का, बालक का जब से जन्म होता है तब से लेकर वो जीवन पर्यंत सीखता ही रहता है। और अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके व्यवहार में परिमार्जन आता है, अर्थात आपके व्यवहार में चेंज आता है। मान के चलिए कि आप कोई काम आप नहीं जानते हैं और आप उस काम को सीखना शुरू करें, और जब आप उस काम को सीख जाएंगे तो आपका व्यवहार चेंज हो जाएगा। आप कोई भाषा सीख रहे हैं, आप कोई कार्य करना सीख रहे हैं, तो जब आप उसको सीख लेंगे तो आपके व्यवहार में चेंज आ जाएगा। तो इसका अर्थ है कि अधिगम के द्वारा आपके व्यवहार में जो बदलाव आया है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपके व्यवहार में बदलाव आए, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए कुछ और डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई हैं कि सीखना, अधिगम का अर्थ है सीखना, और बालक अपने जन्म के बाद ही सीखना प्रारंभ कर देता है, जन्म के बाद ही सीखना प्रारंभ कर देता है।
अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि बालक के जन्म से लेकर बालक की मृत्यु तक अधिगम लगातार चलता रहता है। कभी तेजी से होता है, कभी धीमे होता है, लेकिन ये लगातार चलता रहता है। और अधिगम से क्या होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, अगले देखेंगे एक डेफिनेशन, एक स्टेटमेंट दिया है अधिगम के बारे में गेट्स ने। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी टेट और सी टेट दोनों की परीक्षाओं में पूछा गया, खासकर यूपी टेट की परीक्षाओं में 1-2 बार ये पूछा गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। अनुभव द्वारा व्यवहार में, देखिएगा आप जब भी कोई काम करते हैं तो एकदम से उस काम को आप नहीं सीख जाते, आप धीरे धीरे उस काम को बार बार करते हैं। उस काम में जब आपको अनुभव हो जाता है तो आप उस काम को सीख जाते हैं, और सीख जाते हैं तो आपके व्यवहार में क्या आता है, बदलाव आ जाता है। तो यही बात गेट्स ने कही है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही, अर्थात अनुभव द्वारा व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाना, परिमार्जन लाना ही अधिगम है। ये स्टेटमेंट गेट्स का है। अगले की बात करते हैं, एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है अधिगम के संदर्भ में, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। सही बात है, अधिगम का अर्थ ही परिवर्तन है कि आपके व्यवहार के परिवर्तन को अधिगम की प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन अगली बात क्या कह रहे हैं यहाँ स्टेटमेंट में कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरणों के क्रम में होता है। अर्थात अब कोई व्यक्ति है, आज वो कहीं और रह रहा है, कल वो ट्रांसफ़र होकर कहीं और चला जाता है, अर्थात उसके रहने का स्थान चेंज हो जाता है। जब उसके रहने का स्थान चेंज हो जाएगा तो उस व्यक्ति के आसपास नई चीज़ें होंगी, और वो नए माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा तो नई चीज़ें सीखेगा, और नई चीज़ें सीखेगा तो इसी को अधिगम कहते हैं। तो ये वाली बात सही है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है। वो परिवर्तन कब आ रहा है कि जब व्यक्ति का वातावरण चेंज हुआ, अर्थात वातावरण में परिवर्तन आया, और उन परिवर्तनों के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति ने अपने आप को ढाला, अपने आप को चेंज किया, उन परिवर्तनों को फॉलो किया, उन परिवर्तनों का अनुसरण किया। मान के चलिए कि अभी आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में आप नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषा बोलते हैं। अब आप या तो आपकी नौकरी या आप किसी वजह से आप शिफ्ट हो जाते हैं साउथ इंडिया में या पंजाब में शिफ्ट हो जाते हैं। पंजाब में आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं, हिंदी कम बोली जाती है, पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है। तो अब आपके माहौल में एक चेंज आ गया कि आप पहले थे जहाँ हिंदी और इंग्लिश का मिक्स रूप था, अब पंजाब में आप पहुँच गए तो पंजाब में आपको देखा कि आसपास भाषा ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है। तो अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे पंजाबी सीखने की कोशिश करेंगे, चूँकि आपका वातावरण चेंज हो गया है। उस चेंज को आप फॉलो करेंगे और 1 महीने या 2 महीने बाद आप वो पंजाबी, अपने काम चलाऊ पंजाबी आप सीख जाएंगे। तो यही अधिगम है। वो कैसे हुआ कि जब आपके वातावरण में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को आपने फॉलो किया, और फॉलो किया तो आप कुछ ना कुछ उसमें सीख गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरणों के क्रम में होता है। चलिए अब बात करेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, विकास की 7 अवस्थाओं के बारे में बात की। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपकी वृद्धावस्था। अब यहाँ हम बात करेंगे उन 3 अवस्थाओं के बारे में जिसके बारे में मैंने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से हमें केवल 3 अवस्थाओं का अध्ययन करना है, जिसमें पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था और तीसरी अवस्था किशोरावस्था। और हम ये देखेंगे कि इन तीनों अवस्थाओं में बालक की क्या विशेषताएं होती हैं और बालक किस प्रकार सीखता है। चलिए शुरू करते हैं इस सेक्शन को। तो यह सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है शैशवावस्था के दौरान अधिगम। देखिएगा 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, और इस अवस्था में बालक का जो भार होता है लगभग 7.5 पौंड या 3 किलो के आसपास होता है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। इसकी सभी डिटेल्स आपको नोट्स में मिल जाएगी। चूँकि बोर्ड पर जगह बहुत ज़्यादा नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो शैशवावस्था अर्थात 0 यानी कि जन्म के तुरंत बाद से लेकर 2 वर्ष की आयु खत्म होने तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि जीवन के किस काल को निर्माण काल कहा जाता है। निर्माण काल कहा जाने के पीछे इसके जो वजह हैं वो ये हैं कि पहले 2 वर्ष बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बालक को जो संस्कार, जो आदतें सिखाते हैं वो उसके जीवन पर्यंत उसके साथ रहती हैं, इसीलिए इसको जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। आगे देखेंगे अगली क्या विशेषता है कि शैशवावस्था के दौरान बालक में अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण का मतलब है कि बालक
जैसा आप उसके सामने करेंगे उसको दोहराता जाएगा, अर्थात अनुकरण करेगा। और वहाँ पे वो आप जैसा भी करते हैं, आप देखा होगा आपके आसपास छोटे बच्चे पाए जाते हैं, आप उनके सामने कुछ भी करें, आप मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हो तो वो आपको देखेंगे और फिर मोबाइल फ़ोन को उठा के वैसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। तो शैशवावस्था के दौरान अनुकरण की तीव्र प्रवृत्ति, तीव्र जिज्ञासा पाई जाती है। अगर आप छोटे बच्चे के सामने कोई सामान ले जाकर तो छुपा कर रख लें तो वो बहुत उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि वो क्या है, वो जरूर उसको ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जिज्ञासा उनके अंदर बहुत तेज पाई जाती है। नैतिकता का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। छोटा बच्चा है, नैतिकता उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, उसे वही करना है जो उसे अच्छा लगता है, चाहे वो काम सही हो या गलत। अगर उसको किसी खिलौने को बार बार ज़मीन में पीटने में आनंद आ रहा है तो वो पीटना शुरू करेगा, उसे ये नहीं दिखाई देगा या वो ये नहीं सोचेगा कि ये टूट जाएगा या इससे कोई नुकसान हो जाएगा। अर्थात वो वही काम करेगा जो उसे अच्छे होंगे। तो वो इस बात की बिना परवाह किए हुए कि मेरे इस काम से दूसरे को लाभ होगा या हानि, उस काम को करेगा। इसका अर्थ है कि बालक जब शैशवावस्था में होता है तो उसके भीतर नैतिकता का अभाव होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस अवस्था में बालक कल्पना जगत में विचरण करता है। कल्पना जगत में विचरण, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं उनको हम परियों की कहानियाँ सुना देते हैं, या हम चिड़िया या किसी जानवर को उसके सामने ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि वो वाकई आके उनसे बात करेगा, या खिलौनों के बारे में उनका ये लगता है कि ये सजीव है, या खिलौनों के संग वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो सजीव, अर्थात वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं, कल्पना जगत में खोए रहते हैं। इसकी अगली विशेषता है कि शैशवावस्था में बालक क्या होते हैं, पराश्रित होते हैं। सीधी सी बात है, 2 वर्ष तक का बच्चा है, छोटा बच्चा, अपने सभी कामों के लिए, भोजन इत्यादि के लिए वो माँ या बाप पर डिपेंड होता है, अर्थात पराश्रित होता है। अगला है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था की विशेषता है, तो वो शैशवावस्था की विशेषता है। ये होता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है कि बालक को जो पसंद है वो वही करेगा। सपोज करिए कि उसके हाथ में थाली और चम्मच है और वो चम्मच से थाली को पीट रहा है, उसको आनंद आ रहा है तो वो वही करेगा। या कोई चीज़ उसको मिली, उसने मुंह में रख ली, यानी कि ये व्यवहार किसके अंतर्गत आते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की। अगली विशेषता की बात करते हैं, एकांत में खेलने की प्रवृत्ति। तो आपको पता ही होगा, छोटे बच्चे घर के किसी कोने में उन्हें मिट्टी मिल जाए, कुछ और कबाड़े का सामान मिल जाए, कुछ खिलौने मिल जाए तो अपने एकांत में खेलते रहते हैं। तो एकांत में खेलने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में पाई जाती है। यहाँ देखिएगा, काम प्रवृत्ति की बात करते हैं तो सिगमंड फ्राइड ने कई अवस्थाएं बताई हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उनको। तो सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कहना है कि काम प्रवृत्ति इस अवस्था के दौरान पाई जाती है। काम प्रवृत्ति का क्या अर्थ है कि बालक को अंगूठा चूसने में आनंद की प्राप्ति होती है, मल मूत्र त्यागने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन्हें सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और चूंकि काम प्रवृत्ति की बात है तो हम लोग ज़्यादातर केस में इसको किशोरावस्था जोड़ कर देखते हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह काम प्रवृत्ति शैशवावस्था के दौरान पाई जाती है। अगला देखेंगे, सिगमंड फ्राइड के अनुसार ही 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास इस अवस्था में होता है। पहली ग्रंथि इलेक्ट्रा और दूसरी ग्रंथि एडिपस। इलेक्ट्रा ग्रंथि की अगर बात करें तो इलेक्ट्रा ग्रंथि एक बेटी का उसके पिता के प्रति स्नेह को बढ़ाती है, और एडिपस ग्रंथि एक बेटे का अपनी माँ के प्रति स्नेह को बढ़ाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि और एडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि बेटी का माँ के प्रति स्नेह, और एडिपस ग्रंथि का कार्य है बेटे के भीतर अपनी माँ के प्रति स्नेह को बढ़ावा देना, और इन दोनों का विकास शैशवावस्था में प्रारंभ हो जाता है। अगली बात करेंगे, शिक्षा की दृष्टि से काल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को इस अवस्था में हम कुछ ना कुछ अपने घर पे, आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं। अगला है यहाँ पे सामाजिकरण का विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा, जब बालक का जन्म होता है तो बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को जानता है। लेकिन धीरे धीरे वो 2 वर्ष की अवस्था समाप्त होने तक अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों को भी पहचानने लगता है। इसका अर्थ है उसकी सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा, सामाजिकता का बहुत तेजी से विकास तो किशोरावस्था में होगा, लेकिन यहाँ पे सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगली बात करेंगे, यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह अवस्था भाषा सीखने की सर्वोत्तम है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो शैशवावस्था है। इसके अलावा इस अवस्था में माँ बाप को बालक की उचित देखभाल करनी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ हमने देखा शैशवावस्था के दौरान अधिगम। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के दौरान अधिगम की बात करते हैं। तो देखिएगा 2 वर्ष की अवस्था से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था को हमने 2 भागों में बांटा था, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। देखते हैं इसकी विशेषताओं को और इसमें किस प्रकार से बालक का अधिगम होता है। देखिएगा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। यहाँ हमने देखा शैशवावस्था को जीवन का निर्माण काल कहते हैं, वहीं बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। यहाँ बालक के अंदर चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। देखिएगा 2 वर्ष तक बालक चिंतन नहीं कर पाता, तर्क की शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन बाल्यावस्था में बालक के भीतर संज्ञानात्मक विकास तेजी से होता है। और इस संज्ञानात्मक विकास में 2 प्रकार की शक्तियाँ, चिंतन की शक्ति और तर्क की शक्ति विकसित हो जाती है। वो चीज़ों को देख के सोचने भी लगता है, वो आपसे किसी न किसी बात पे तर्क भी करता है। तो चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास यहाँ प्रारंभ हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, ध्यान रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष को खिलौनों का काल कहा जाता है। कई बार पूछा गया है खिलौनों की आयु या खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाता है। अगर आपके ऑप्शन में केवल बाल्यावस्था है तो बाल्यावस्था टिक लगाएं, बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों हैं तो पूर्व बाल्यावस्था लगाएं। या तो एक होगा या तो बाल्यावस्था होगा ऑप्शन में, तो वो टिक करें, या 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका पूर्व बाल्यावस्था होगा, टिक करें। अगर दोनों ऑप्शन है बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था और क्वेश्चन पूछा गया है खिलौनों की अवस्था किसे कहा जाता है, तो आप उसमें टिक लगाएं पूर्व बाल्यावस्था, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था को ही खिलौनों का काल या खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। अगला एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ टर्म है जो कई बार पे पूछा गया है कि किस अवस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है। तो शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। बालक शर्मा जाता है, आप उससे कभी कोई बात कहते हैं। आपने बहुधा देखा होगा कि बालक जब छोटे होते हैं तो उनसे हम शादी की बात करते हैं, तो शादी की बात पे वो शर्मा जाते हैं। इसके अलावा गर्व जैसी भावना का विकास, अगर आप बालक ने कोई अच्छा काम किया और आपने शाबाशी दी आपने, तो उसके अंदर एक गर्व की भावना आपको दिखाई देती है। तो शर्म और गर्व की भावना का विकास भी बाल्यावस्था के दौरान होता है। अगला देखते हैं, टोली के सदस्य बन जाते हैं। बाल्यावस्था समाप्त होते होते आपने देखा होगा आस पड़ोस में बालकों के कई सारे मित्र बन जाते हैं, एक टोली के समूह बन जाते हैं, टोली के सदस्य बन जाते हैं। देखिएगा यहाँ एक अंतर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब बाल्यावस्था पढ़ेंगे तो टोली के सदस्य बन जाते हैं, लेकिन जब आप किशोरावस्था पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अपने समवयस्क समूह के साथी बन जाते हैं, समवयस्क समूह के सदस्य बन जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है समवयस्क समूह के सदस्य। देखिए मित्रता की अगर बात करें तो मित्रता का विकास तो आपकी किशोरावस्था में होगा कि मित्र बनेंगे जो साथ हों या साथ ना हो तब भी उनसे आपका कांटेक्ट रहेगा। लेकिन यहाँ बाल्यावस्था में बालक टोली के सदस्य हो जाते हैं। टोली का मतलब है कि जब तक वो खेल रहे हैं तब तक तो उनके साथ उनका इंटरेक्शन है, जब खेल खत्म घर आ गए तो फिर उनका उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ शब्द यूज किया जाता है टोली और यहाँ शब्द यूज किया जाता है समवयस्क समूह के सदस्य। तो आपको इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा और याद रखना आवश्यक है। जब टोली पूछेगा तो बाल्यावस्था, और जब समवयस्क समूह का सदस्य पूछेगा तो आपसे किशोरावस्था या मित्रत्व बनाने की प्रवृत्ति, तो आप कहेंगे किशोरावस्था के दौरान। तो चलिए टोली के सदस्य बन जाते हैं। सीखने की गति कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के दौरान सीखने की गति में एक अंतर है कि शैशवावस्था में बच्चे तेजी से सीखते हैं और बाल्यावस्था में उनकी सीखने की गति कम हो जाती है, लेकिन सीखने का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत हो जाता है। यानी कि शैशवावस्था में सीखने को उनको कम चीज़ें होती हैं, कम बातें सीख पाते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में उनके सीखने का दायरा, सीखने का एरिया बहुत ब्रॉड हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो उनकी सीखने की गति तो थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके सीखने का क्षेत्र जो है बाल्यावस्था में विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि सीखने की गति कम परंतु क्षेत्र विस्तृत। इसके अलावा देखेंगे बाल्यावस्था की एक और विशेषता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या व अन्य क्षेत्रों की समझ। भौतिक वस्तु, जैसे देखिए छोटा बच्चा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि दूध है तो लीटर में होगा, चावल है तो किलो में होगा, या कोई वस्तु कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, या रुपए पैसे को गिनना इत्यादि वो नहीं जानता था। लेकिन बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु यानी कि जो वस्तु आपको दिखाई देती है उनके बहुत सारे क्षेत्रों से, द्रव्यमान के बारे में उसे समझ में आ जाता है, कौन सी चीज़ हल्की है कौन सी चीज़ भारी है, या उन चीज़ों की संख्या के बारे में वो सीख जाता है। या अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बाल्यावस्था में बालक को समझ में आ जाता है कौन से पदार्थ द्रव्य हैं, कौन से पदार्थ ठोस हैं,
या कौन से पदार्थ खाने योग्य हैं या कौन से पदार्थ खाने योग्य नहीं हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं से वो परिचित बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था में जिज्ञासा में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीव्र जिज्ञासा है, लेकिन यह जिज्ञासा तीव्र तो है ही, लेकिन जिज्ञासा का क्षेत्र बड़ा हो जाता है। बालक आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, आप उसके सामने कुछ भी ले जाएं बाल्यावस्था में तो पूछेगा क्या है, क्यों है, कैसे है। देखिएगा, नॉर्मली एक टेंडेंसी पाई जाती है कि बालक ने हमसे कुछ पूछा और हमें वो नहीं आता, तो हम उसको ना बहलाने की कोशिश करते हैं, उसको टालने की कोशिश करते हैं। ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है, ध्यान रखिएगा। आपसे कोई भी बालक इस अवस्था में कुछ पूछता है, अगर आपको उसका सही आंसर आता है तो सही से बताएं, अगर आपको उसका सही आंसर नहीं पता है तो उसको सही आंसर पता करें और बताएं। उसको कभी मिसगाइड ना करें और कभी उसको गलत आंसर ना दें या उसको टालने की कोशिश ना करें, अन्यथा बच्चे के विकास पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जिज्ञासा में वृद्धि होती है और बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछता है। एक अध्ययन कहता है कि बालक जब इस अवस्था में होता है तो 200 से 300 प्रश्न डेली वो आपसे विभिन्न तरीके से अपने घर के सदस्यों से, स्कूल के लोगों से पूछता रहता है। तो उसकी जिज्ञासा को भली भांति शांत करें। इस अवस्था में शिक्षक को चाहिए कि वो विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। बाल्यावस्था में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। कैसे? समूह में सिखाए, व्यक्तिगत रूप से सिखाए, खेल के माध्यम से सिखाए, करके सीखने पे बल दे, यानी कि शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग टीचर को करना चाहिए। तो शैशवावस्था के दौरान अधिगम हो गया, बाल्यावस्था के दौरान अधिगम हो गया। अब बात करते हैं किशोरावस्था के दौरान अधिगम। किशोरावस्था जैसा कि आप जानते हैं 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था को जीवन का सुनहरा या स्वर्णकाल कहा जाता है। तो देखेंगे आप, जहां आपने देखा बाल्यावस्था को शैशवावस्था को निर्माण काल कहा गया, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया, और वहीं किशोरावस्था को जीवन का सुनहरा या स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं, इनका आपको पता होना बहुत आवश्यक है। पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है किशोरावस्था बड़े संघर्षों, तूफानों व तनाव का काल है। बहुत ही संघर्ष का मेरा संघर्ष यहाँ मतलब है कि किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस इतनी तेज़ी से उन चेंजेस के लिए बालक तैयार नहीं होता, तो वो बहुत दुविधाओं में पड़ता है। बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो बालक को लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी के ये लोग सोच रहे हैं पता नहीं कैसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो सही है। चूँकि बुद्धि का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, मानसिक परिपक्वता आ गई है, तो उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। इसीलिए किशोरावस्था में दूसरों के साथ क्या होता है, उसका टकराव ज़्यादा होता है, बहुत सारे संघर्ष होते हैं। तूफानों का मतलब है उसके विचारों में बहुत ज़्यादा हलचल मची रहती है। और चूँकि बालक किशोरावस्था में आने के बाद आज की डेट में आपने देखा होगा बालकों को अपने भविष्य की चिंता हो जाती है, तो इस तनाव में रहता है कि भविष्य में क्या करेगा। तो ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफानों और तनाव का काल है। बहुत टेंशन रहती है बच्चे को, शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। यौन समस्या भी एक बड़ी समस्या है कि लड़के और लड़कियों के शरीर में अचानक से बदलाव आते हैं, और वो चूँकि भारतीय समाज में एक प्रॉब्लम है कि यौन शिक्षा अच्छे से नहीं दी जाती है, तो हम बहुत सारे मिथकों का शिकार बन जाते हैं और हमें बहुत टेंशन हो जाती हैं। तो स्टैनले हॉल का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफानों और तनाव का काल है। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, ये किलपैट्रिक का है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक हैं। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सामाजिकरण तेज़ी से होता है, हम बड़ी आसानी से लोगों के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो ये स्टेटमेंट सही है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। देखिएगा, अब अगली विशेषता की बात करते हैं किशोरावस्था की। तो बालक तथा बालिकाओं की लंबाई तथा भार और मांसपेशियों में वृद्धि होती है, यानी कि जैसे ही बालक और बालिका दोनों किशोरावस्था में आते हैं, लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, भार तेज़ी से बढ़ता है और मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, यानी कि मांसपेशियाँ उनकी मजबूत हो जाती हैं। यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि 12 से 14 वर्ष की बच्चियों की, लड़कियों की हाइट, वेट इत्यादि 12 से 14 वर्ष के लड़कों की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है। आप कभी ऑब्जर्व करेंगे 14 साल या 12 और 14 साल के बीच की किसी लड़की की हाइट या वेट उसी एज ग्रुप के लड़के से ज़्यादा होगी, लेकिन 14 या 15 के बाद फिर लड़के तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि किशोरावस्था के प्रारंभ के कुछ वर्षों में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं और बाद के कुछ वर्षों में लड़के तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके अलावा देखेंगे इस अवस्था में
मित्र बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, बहुत सारे आप जानते होंगे, बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। सामाजिकता का तीव्र विकास होता है, सही बात है, बहुत से लोगों से आप लोग जान पहचान हो जाती है, आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, पड़ोस में आपको बहुत से लोग जानने लगते हैं। इसके अलावा समवयस्क समूह के सदस्य बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस अवस्था में बालक समवयस्क समूह के सदस्य बन जाते हैं। तो बालक किशोरावस्था के दौरान समवयस्क, समवयस्क मतलब अपने बराबर, हम उम्र, थोड़े बहुत ऊपर नीचे, समवयस्क समूह के सदस्य बन जाते हैं। इस अवस्था में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी सीधे पूछा गया है, सीटेट और यूपीटेट दोनों में आया है ये, कि भविष्य की दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोरावस्था में अपने आप से मतलब होता है, देखा होगा आपने, आजकल की यंग जनरेशन को फ़ोन लगाया, जेब में ईयरफोन लगाया और अपने आप से मतलब है, ज़्यादा उन्हें किसी मतलब नहीं होता। और भविष्य की दुश्चिंता होती है, दुश्चिंता का यहाँ मतलब है कि भविष्य की टेंशन होती है, चूँकि आजकल बहुत कंपटीशन का ज़माना है। एक समय था नौकरी आसानी से लग जाती थी, जीवन निर्वाह के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। आज पता है कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत संघर्ष करना है। तो किशोरावस्था में बच्चे को भविष्य की दुश्चिंता होती है कि भविष्य में उसे क्या करना है, और उसे स्वयं से सरोकार होता है। ये सीधे प्रश्न पूछा गया है। देखिए, किशोरावस्था की एक विशेषता और है, वीर पूजा की भावना विकसित। वीर पूजा का मतलब है कि किसी न किसी को अपना आदर्श मानने लगता है, किसी नेता को या किसी महान क्रांतिकारी को या किसी महापुरुष को अपना वो आदर्श मानने लगता है। तो वीर पूजा, ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी सीधे सीधे पूछा गया है कि वीर पूजा किस आयु की या किस आयु वर्ग की विशेषता है, तो वो किशोरावस्था की विशेषता है। देखिएगा, यहाँ पे इस अवस्था में माता पिता और अध्यापकों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि उन्हें किशोरावस्था में बहुत ध्यान से बालकों का मार्गदर्शन करना चाहिए। देखिएगा, यहाँ पे बहुत समस्याएं नहीं हैं, लेकिन सबसे जटिल अगर अवस्था है तो वो किशोरावस्था है। देखा आपने कि ये दोनों स्टेटमेंट भी यही कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है या बड़े संघर्षों, तूफानों व तनाव का काल है। तो यहाँ माँ बाप और अध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो अपने बालकों को जो किशोरावस्था में, उनको बेहतर तरीके से मार्गदर्शन दें, उनकी समस्याओं को समझें और उसका एक सही सॉल्यूशन उन्हें दें। ठीक है ना। आगे देखेंगे, किशोरावस्था के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में आया है। आकस्मिक मतलब अचानक, विकास का सिद्धांत। ये पुस्तक है एक, जिसका नाम है एडोलसेंस। एडोलसेंस किशोरावस्था से ही कहते हैं। इस पुस्तक को लिखा है स्टैनले हॉल ने। ये वही स्टैनले हॉल है जिन्होंने ये ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है किशोरावस्था के बारे में। तो एक पुस्तक है एडोलसेंस, लिखा है स्टैनले हॉल ने, और इस पुस्तक में दिया है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत किशोरावस्था में जो परिवर्तन आते हैं उनको लेके है। इसमें कहा गया है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अचानक से होते हैं, तेजी से, और बालक उनको अच्छे समझ नहीं पाता, इसीलिए बहुत टेंशन होती है और इसीलिए इसको बड़े संघर्ष और तूफान का काल कहा गया है। तो इस पुस्तक का नाम याद रखें, उनके राइटर स्टैनले हॉल, और आकस्मिक विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था में बालक मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नरत रहता है। मानसिक परिपक्वता, देखिएगा, बुद्धि का विकास तो हो जाता है, हमारे दिमाग का विकास हो जाता है जल्दी से, बाल्यावस्था में हो जाता है, लेकिन मानसिक यानी कि मेंटल मैच्योरिटी के बुद्धि ठीक से काम करने लगे, हम अपनी चिंतन, तर्क, स्मृति आदि शक्तियों को ठीक से यूज़ करें, तो मेंटली अपने आप को मैच्योर करने की कोशिश बालक कब करता है? किशोरावस्था में करता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछा गया है। अब हमारा दूसरा सेक्शन समाप्त हुआ, हम तीसरे सेक्शन में बात करेंगे इस अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अध्याय का तीसरा सेक्शन, जहाँ पहले सेक्शन में हमने बाल विकास की बात करी, दूसरे सेक्शन में हमने अधिगम की बात की। अब इस अध्याय के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य में पहला तथ्य है, पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और मनोविज्ञान में एक बार पेपर में ऐसा पूछा गया है, किस ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। देखिएगा, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, ये मैं जब आपको ईवीएस में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ग्रंथियों के बारे में। कुछ ग्रंथि अंतरस्रावी होती हैं, कुछ बहिर्स्रावी होती हैं। इनमें से ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में होती है, और पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है।
शरीर की बहुत सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करने के कारण इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, या इसको अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, चूंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है और उन्हीं वजह से शरीर का विकास भी नियंत्रित होता है। तो पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा फैक्ट है, संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक विकास आधार प्रदान करता है। देखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, ऐसा सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास सबसे पहले स्थान पर आता है या महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो शारीरिक विकास सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी वजह है कि बाकी के सभी विकास के लिए शारीरिक विकास एक आधार प्रदान करता है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो अच्छा मस्तिष्क नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें भी डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो सभी विकास के आयामों के लिए शारीरिक विकास एक आधार प्रदान करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरे अगर तथ्य की बात करें तो पिछले कुछ दशकों में आईक्यू परीक्षा में, आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धांक, आईक्यू परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में वृद्धि हुई है। देखिएगा, ये कथन कई बार पूछा गया है, एक दो बार पेपर में आया है, आप देखेंगे प्रीवियस अगर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। पिछले कुछ दशकों में जो आईक्यू टेस्ट होते हैं बच्चों के, तो ये देखा गया है कि पिछले कई दशकों अर्थात पिछले कई 30, 40, 50 सालों में जो शिक्षार्थी हैं उनका जो एवरेज आईक्यू है उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है ना। उनका एवरेज आईक्यू जो है, औसत आईक्यू आज से 20, 25, 30 साल पुराने बच्चों के हिसाब से आज के बच्चों का आईक्यू जो है थोड़ा सा तेज होता है। बात करते हैं चौथे स्टेटमेंट की, तो ये कहता है विकास और अधिगम एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इस सीधे पेपर में पूछा गया है कि विकास और अधिगम एक दूसरे से जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। जटिल तरीके से यानी कि विकास और अधिगम दोनों एक साथ साथ चलते हैं। विकास होगा तो अधिगम होगा, और अगर अधिगम हो रहा है इसका मतलब है हमारा विकास हो रहा है। स्टेटमेंट 5 की बात करते हैं, चरित्र का विकास। जब भी बात करते हैं नैतिक विकास की, तो नैतिक विकास के अंतर्गत चरित्र आता है, और चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, जब तक वो खुद ना चाहे, व्यक्ति के व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सवाल पूछा गया है पिछले कुछ परीक्षाओं में। अगला आपका स्टेटमेंट है, अगला कथन है, अल्पवयस्क बच्चों यानी कि जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष है नीचे है उनको अल्पवयस्क कहते हैं, के अधिगम में अभिभावकों को अग्र सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि जो बच्चे 18 वर्ष से नीचे हैं, अल्पवयस्क हैं, माइनर जो जिन्हें कहा जाता है, उन बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में माँ बाप को आगे बढ़कर अपना साथ देना चाहिए, अग्र सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा स्कूल जाता है तो सारा काम स्कूल वालों का है, या टीचर करेगा या स्कूल करेगा। माँ बाप को भी बच्चे के अधिगम में, लर्निंग प्रोसेस में अपना योगदान आगे बढ़कर देना चाहिए। ठीक है ना, ये भी पूछा हुआ स्टेटमेंट है। अगला है, किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। सही बात है, तो मैंने आपको बताया था किशोरावस्था में बालक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, अर्थात बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो कहाँ होता है, आपका किशोरावस्था में होता है। अगला है आपका स्टेटमेंट 8वां, आप ये बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक है वॉटसन। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है, और ये किसने स्थापित किया, वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे एक शिशु दे दें, मैं उसे चोर, डॉक्टर, वकील या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, अर्थात मैं उसको भविष्य में चाहे वो बालक कैसा भी हो, मैं उसको जो चाहे वो बना सकता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है, वॉटसन का है। अगला स्टेटमेंट है हरलॉक का, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। सही बात है, अगर किसी व्यक्ति का विकास हो जाता है तो उसके अंदर कुछ नई विशेषताएं आ जाती हैं और नई योग्यताएं आ जाती हैं। स्टेटमेंट हरलॉक का है, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा इसको, ये पिछली बार कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला स्टेटमेंट आपका 10 है। देखिएगा, ये स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है, कई दफ़ा ये सीटेट और यूटेट में पूछा गया है कि एक बालक जब समाज में जाता है तो समाज में कौन कौन से नियमों को उसे मानना होता है, कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है। उन समाज के नियमों, उन समाज की भूमिकाओं के बारे में बालक को कौन बताता है, माता पिता और भाई बहन। तो माता पिता और भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था में, जब बालक छोटा होता है 2, 3, 4, 5 साल का होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में उन भूमिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो समाज में स्वीकार्य हैं। देखा होगा आपने, छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप समझाते हैं कि ऐसे दूसरों से ऐसे बात करते हैं, बड़ों से आप कह के बात करते हैं, या चीज़ों को शेयर करते हैं। तो
प्रारंभिक बाल्यावस्था में माँ बाप या भाई बहन, अगर माँ भाई बहन बड़े हैं बच्चे से, तो वो उस बच्चे को समझाते हैं कि आपको एक समाज में कैसे बिहेवियर करना चाहिए, अर्थात उन भूमिकाओं के बारे में बताते हैं जो भूमिकाएं एक समाज में स्वीकार्य हैं। अगला है दल या समूह में रहने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था को माना गया है। देखिएगा, मैंने कहा था मित्र बनाने की जो प्रवृत्ति होती है वो किशोरावस्था में होती है, लेकिन बच्चे टोली के जो मेंबर हो जाते हैं, टोली यानी कि घर से बाहर हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, खेल खत्म, बच्चे घर आ गए, उसके बाद उन लोगों से उनका ज़्यादा मतलब नहीं होता, तो उन्हें टोली कहा जाता है। जबकि किशोरावस्था में मित्र होते हैं, परमानेंट होते हैं, वो चाहे उनके साथ हो या ना हो, लेकिन उनसे उनकी कनेक्टिविटी रहती है। जबकि बाल्यावस्था में बालकों को वो बालक जिनके साथ वो खेल रहा है वो उसी समय तक याद रहते हैं जब तक उनके साथ खेल रहा है, तो उसे टोली या समूह कहते हैं या दल कहते हैं। तो दल या समूह में रहने की अवस्था इसे कहा गया है, उत्तर बाल्यावस्था को कहा गया है। पॉइंट नंबर 12 में बात करते हैं, जन्म के समय बालक में केवल उत्तेजना संवेग होता है। ध्यान रखिए, आपने छोटा बालक देखा हो तो अजीब सा करता है, वो अजीब सा एक उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो जन्म के समय बालक में केवल उत्तेजना संवेग होता है, फिर बाद में धीरे धीरे संवेग और डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये बात हम करेंगे संवेग वाले अध्याय में। एक मनोवैज्ञानिक हुए वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। यह स्टेटमेंट एक 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है। देखिएगा, बाल्यावस्था में शैशवावस्था में अगर बालक को आप जो आदतें डाल देना, वो आदतें लंबे समय तक टिकी रहती हैं। पॉइंट नंबर 14 की बात करें, बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था कहा जाता है। सही बात है, बच्चा जब प्री स्कूल में जाता है तो वो कब जाता है, वो बाल्यावस्था में ही जाता है, प्रारंभिक विद्यालय अवस्था। पॉइंट नंबर 15, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता काल, मिथ्या कहते हैं झूठे से, और परिपक्वता आप जानते हैं मैच्योरिटी से कहें, तो ये किसने कहा है, रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। देखिएगा, पॉइंट नंबर 16, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि बाल्यावस्था के दौरान 2 प्रकार की ग्रंथियों का विकास होता है। पहली ग्रंथि इडीपस, जैसे हिंदी में कहते हैं मातृ नमिनो ग्रंथि, यानी कि बेटे का माँ के प्रति स्नेह। जैसा कि आप देख रहे हैं, मातृ नमिनो यानी कि बेटा माँ की तरफ ज़्यादा स्नेह रखता है। और इलेक्ट्रा ग्रंथि, हिंदी में कहते हैं पितृ नमिनो ग्रंथि, इसका अर्थ है बेटी का अपने पिता के प्रति स्नेह। तो ये आपके 16 महत्वपूर्ण तथ्य थे जो इस अध्याय में कई बार पूछे गए हैं, आप इनको नोट कीजिएगा। और इस अध्याय के लिए आपको जो नोट्स चाहिए उसके लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज करें। ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप इस पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और अध्याय 2 नोट्स आप मुझे लिख के भेज दें। मैं आपको PDF में अपने हाथ के बने हुए नोट्स भेजूंगा जो काफ़ी विस्तृत हैं और आसानी से इस अध्याय से आने वाला प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। और अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपना कमेंट करें, अगर कोई सुझाव हो तो दें, चूँकि आपके कमेंट आते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है कि मैं नित नए वीडियो बनाऊँ। जल्दी ही मैं पर्यावरणीय अध्ययन की कक्षाएँ शुरू करूँगा। चूँकि मैंने अभी हाल ही में नए वीडियो बनाने शुरू किए हैं तो चीज़ों को अरेंज करने में थोड़ा समय लगा, तो मैं इस वीक में अवश्य ही पर्यावरणीय अध्ययन के वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, चूँकि वो अभी एक इम्पोर्टेंट विषय है। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और अपना कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दें। धन्यवाद। We'll be right back.